नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं ENB न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनम गुरु। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के खास बुलेटिन की। लोक भवन में आज होली का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोक भवन पहुंचकर राज्यपाल गुरमीत सिंह को रंग लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। वहीं राज्यपाल ने भी मुख्यमंत्री को गुलाल लगाकर बधाई दी। होली के अवसर पर राज्यपाल ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि रंगों का ये पावन पर्व सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली लेकर आए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश और देशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि होली का ये पर्व हमें आने वाले वर्ष में प्रदेश और राष्ट्र के विकास के लिए समर्पित भाव से कार्य करने की प्रेरणा देता है। तो आप इधर आइए। पूरे मीडिया परिवार को होली की बहुत बहुत मुबारक। आपको भी सर, आपको भी। सबसे पहले पूरी मानवता को, हर भारतीय को, हर उत्तराखंडी को होली के इस दिवस पर, इस क्षण पर बहुत बहुत मुबारक। ये जो आप सबके अंदर में उत्साह, हर्ष, उल्लास दिखाई देता है इस पर्व, इसका सबसे बड़ी जो बात है वो है समरसता की। किस प्रकार स्नेह से एक दूसरे के साथ जुड़े, हमारी यूनिटी, हमारा इकट्ठा रहना। रंगों का मतलब यही है कि कोई भी रंग हो प्रभु का, सब एक रंग में कैसे मिले, इस तरह का संदेश है। और सरकार का क्या संकल्प है? रंगों का ये पर्व सबके जीवन में सुख, समृद्धि, खुशियां लेकर आए, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं। और ये त्यौहार हमको सबको एक रस होकर, समरस होकर, सामाजिक रूप से जो हमारा ताना बाना है उसको और मजबूती प्रदान करता है। पूरे साल भर आगे हम सब लोग मिलकर काम करें, पूरे जोश के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ एकमेव होकर समाज के लिए, राष्ट्र के लिए काम करें, प्रदेश के लिए काम करें। ये पर्व हम सबको ये प्रेरणा देता है। बढ़ते अगली खबर की ओर। समाज कल्याण विभाग की ओर से दी जाने वाली दिव्यांग, वृद्धावस्था और विधवा पेंशन योजनाओं में सरकार की बढ़ोतरी के साथ कुछ अहम बदलाव किए गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जानकारी देते हुए बताया कि पहले कई बार पेंशन की राशि लाभार्थियों के खातों में समय पर नहीं पहुंच पाती थी, लेकिन अब ये सुनिश्चित किया गया है कि प्रत्येक माह की 5 तारीख को पेंशन की राशि सीधे ऑनलाइन माध्यम से लाभार्थियों के खातों में भेजी जाए। वहीं पर मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार का उद्देश्य है कि कोई भी पात्र व्यक्ति परियोजनाओं और योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे। उन्होंने बताया कि जनसंपर्क कार्यक्रमों के माध्यम से लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि हुई है और सरकार निरंतर नई सुविधाओं को लागू करने के लिए प्रयासरत है। हमने हर माह की 5 तारीख तक उनके खातों में पेंशन डालने की, जो हमारे दिव्यांग हैं, हमारी वृद्धावस्था पेंशन वाले लाभार्थी हैं या विधवा हैं, तो उन सभी को हम हर माह के 5 तारीख से पहले उनके खातों में पेंशन डीबीटी के माध्यम से करते हैं। और पहले ये पेंशन कई महीनों तक उनके खातों में नहीं पहुंचती थी, अब खातों में पहुंच रही है। और साथ ही पहले पेंशन कम होती थी, 1000 रुपये होती थी, उसको हम लोगों ने 1500 रुपये किया है हमारी सरकार ने। और 1500 करने के साथ साथ पहले परिवार में अगर 2 बुजुर्ग दंपत्ति हैं तो दोनों में से एक को मिलती थी, और हमने दोनों बुजुर्ग दंपतियों को पेंशन की प्रावधान भी सरकार में किया है। और जो भी दिव्यांग हो, हमारे बुजुर्ग हों या हमारी विधवाएं बहनें हों, उन सभी के लिए हम जो भी अच्छे प्रावधान हो। होली के पर्व को शांतिपूर्ण और सुरक्षित बनाने के लिए बागेश्वर जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। जिलाधिकारी आकांक्षा कोंडा के निर्देश पर तहसील प्रशासन, आबकारी और पुलिस की संयुक्त टीम शहर के मुख्य चौराहों पर सघन चेकिंग अभियान चला रही है। इस दौरान 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों की कड़ी जांच की जा रही है। तहसीलदार रिंकू गोस्वामी ने स्पष्ट किया है कि अराजक तत्वों और हुड़दंग को रोकने के लिए ये कदम उठाए गए हैं। चेकिंग के दौरान हुड़दंग करने वाले कुछ बाइकर्स के खिलाफ पुलिस ने वैधानिक कार्रवाई भी की है। प्रशासन का मुख्य उद्देश्य रंगोत्सव को हर्षोल्लास और अनुशासन के साथ संपन्न करना है।
जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार और उप जिलाधिकारी महोदय द्वारा एक टीम गठित की गई थी, जिसमें राजस्व विभाग, पुलिस विभाग और आबकारी विभाग के अधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं। और विभिन्न स्पॉट्स जहाँ पर गैदरिंग होती है वहाँ पर जो आम पब्लिक है और वाहन है उनकी चेकिंग की जा रही है कि कोई मदिरा पान करके गाड़ियाँ ना चला रहा, और लोगों को सजेशंस भी दिए जा रहे हैं। होली का त्यौहार है, महत्वपूर्ण त्यौहार है, तो सभी सुरक्षित रहें। इस क्रम में हमारे द्वारा जो है ये विभिन्न जगहों पर चेकिंग की जा रही है। अगली खबर खटीमा से आ रही है, जहां राणा थारू परिषद और राणा थारू युवा मंच के कार्यकर्ताओं ने उप जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर डिल्लू राणा और मलकीत राणा की मौत का खुलासा करने की मांग की है। वहीं पर ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि 5 फरवरी 2026 को दोनों की पेय पदार्थ से जहर मिलाकर साजिश तरीके से हत्या की गई है। वहीं पर लेकिन 25 दिन बीत जाने के बाद भी मामले का खुलासा नहीं हो सका। मृतक डिल्लू राणा के भाई राजेश सिंह राणा ने न्याय की मांग की है। तहसीलदार वीरेंद्र सचवान ने बताया कि मामले की जांच जारी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त हो चुके हैं। युद्ध के मुहाने पर खड़े ईरान में फंसे उत्तराखंड के नागरिकों की सुरक्षा को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा बयान दिया है। सीएम ने स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार केंद्र के साथ लगातार संपर्क में है और प्रधानमंत्री कार्यालय व विदेश मंत्रालय के साथ मिलकर पल पल की स्थिति पर नजर रखी जा रही है। उन्होंने बताया कि दिल्ली स्थित राज्य का स्थानीय आयुक्त कार्यालय वहां फंसे लोगों से निरंतर संवाद करा है। सीएम धामी ने प्रदेशवासियों को भरोसा दिलाया कि सरकार पूरी तरह सतर्क है और सभी नागरिकों की सुरक्षित व सकुशल घर वापसी सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कूटनीतिक प्रयास किए जा रहे हैं। नहीं, उसके लिए हम विदेश मंत्रालय के लगातार संपर्क में हैं और हमारा जो दिल्ली का आरती कार्यालय है वो लगातार उस पर काम कर रहा है। अनेक लोगों से वहाँ संपर्क भी किया गया है। सभी को सुरक्षित निकालने के लिए हम पीएमओ से भारत सरकार के जो विदेश मंत्रालय हैं, अन्य जो वहाँ पर इनका कोऑर्डिनेशन करने वाले लोग हैं, उन सभी के संपर्क में हमारा 9 मार्च से उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र गैरसैंण में आयोजित किया जा रहा है। सत्र को लेकर तमाम विधायकों ने अपने अपने सवालों और मुद्दों के साथ तैयारी पूरी कर ली है। पुरोला से भाजपा विधायक दुर्गेश्वर लाल का कहना है कि ये सत्र ऐतिहासिक होने जा रहा है। उन्होंने विधानसभा को न्याय का मंदिर बताते हुए कहा कि जैसे लोग मंदिर में अपनी मनोकामनाएं लेकर जाते हैं, उसी तरह वे भी अपने क्षेत्र के विकास से जुड़े महत्वपूर्ण सवाल सदन में उठाएंगे। विधायक ने कहा कि क्षेत्रीय समस्याओं के समाधान और विकास कार्यों को गति देने के लिए वे सरकार का ध्यान आकर्षित करेंगे। तो ऐसा सत्र होने जा रहा है, तो आपके क्षेत्र के कुछ सवाल आपने लगाए हैं या क्या प्रमुख समस्या जो आप चाहते हैं कि सत्र के माध्यम से उठे चीजें? देखिए, सबसे पहले तो मैं पूरे प्रदेशवासियों को बधाई देता हूँ कि ये जो सत्र है ये एक ऐतिहासिक सत्र उत्तराखंड के लिए, क्योंकि ये अंतिम सत्र है इस विधानसभा पंचवर्षीय का बजट सत्र जो है। तो इस बजट सत्र में डेफिनेटली जो भी जनहित के मुद्दे प्रत्येक विधायक या मंत्रीगण से हम अपने विधानसभाओं की जो है समस्याएं उनको जो है सत्र में रखा जाता है। डेफिनेटली वो एक तरीके से हम जैसे भगवान के पास हम माथा टेकते हैं तो वहाँ से हम एक दुआ करते हैं कि कुछ और अच्छा हो। इसी तरीके से सत्र के दौरान जो है बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि वो उस मंदिर में, क्योंकि वो न्याय का मंदिर है, तो उस मंदिर में जो है बहुत सारे सभी लोग वहाँ रहते हैं, अधिकारी हुए, ऑनरेबल।
उत्तराखंड क्रांति दल के अध्यक्ष सुरेंद्र कुकरेती ने उत्तराखंड के ज्वलंत मुद्दों को लेकर एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता की। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय दलों ने हमेशा उत्तराखंड की जनता को छला है, लेकिन अब प्रदेश की जनता सब समझ चुकी है। कुकरेती ने दावा किया है कि वर्ष 2027 में उत्तराखंड क्रांति दल की सरकार बनेगी। उन्होंने पार्टी के चुनाव संचालन की जिम्मेदारी जयप्रकाश उपाध्याय को सौंपी है। जयप्रकाश उपाध्याय ने कहा कि चुनौती भले ही बड़ी है, लेकिन संगठन मजबूती के साथ चुनावी मैदान में उतरेगा और जनता के मुद्दों को प्रमुखता से उठाएगा। कि जो इस समय उत्तराखंड क्रांति दल धरातल पर जो काम कर रहा है, कुछ लोगों को ये भ्रांतियां हैं, और जो हम आज जो यह है कि ज्यादातर लोगों में देख रहा हूं कि लिख रहे हैं, वो कौन लोग हैं जो ये लिख रहे हैं कि खाली उस पे दिखाई दे रहे हैं, ये फेसबुकों पे और उस पे। और हम ये कह रहे हैं कि तमाम लोग आज का जो है वो देखिए कि कहाँ कहाँ कार्यक्रम हो रहा है उत्तराखंड क्रांति दल का, वो जग जाहिर है। और देखिए अतिशयोक्ति नहीं होगी, और मैं देखिए कम से कम हम जैसे लोग झूठ नहीं बोलेंगे। हजारों की तादाद में जो है उत्तराखंड क्रांति दल के साथ जो, और वो दिख रही है भीड़। कल लगातार मेरे 3 कार्यक्रम थे। कल एक यहाँ भूतपूर्व सैनिकों का था बालावाला में। सही, आपका धन्यवाद। ये बात सही है कि चुनौतियों भरा ताज है, और लेकिन माननीय अध्यक्ष जी ने और जो वरिष्ठ नेताओं से आपस में चर्चा कर माननीय अध्यक्ष जी ने जो जिम्मेदारी दी है, मैं समझता हूँ कि मैं सब साथियों को साथ पे लेकर बेहतर चुनाव प्रबंधन 2027 में हम लोग करेंगे। और राष्ट्रीय पार्टियों के प्रबंधन तो पैसे से हो सकते हैं, लेकिन हम ऐसा प्रबंधन करेंगे कि हम गांव-गांव में अपने जो बूथ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं ENP न्यूज। बढ़ते अगली खबर की ओर। उत्तराखंड में आगामी चुनावों की तैयारियों के बीच बूथ लेवल एजेंट यानी BLO 2 की नियुक्ति में कांग्रेस ने बाजी मार ली है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार कांग्रेस ने 74.65% का औसत हासिल कर भाजपा को पीछे छोड़ दिया है, जबकि भाजपा का आंकड़ा 71.74% पर ही सिमट पाया है। कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दौसानी ने इन आंकड़ों को पार्टी के लिए शुभ संकेत बताते हुए कार्यकर्ताओं के समर्पण की सराहना की है। उन्होंने भाजपा पर तंज कसते हुए बताया कि ये आंकड़े निर्वाचन आयोग के हैं और यदि भाजपा को कोई आपत्ति है तो वह सीधे आयोग के समक्ष अपनी बात रख सकती है। बहुत ही शुभ संकेत के रूप में देखती हूँ। सबसे पहले तो मैं अपने उन कर्तव्यनिष्ठ, उन समर्पित, उन अपना बहुमूल्य समय देने वाले, योगदान देने वाले सारे अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को, जिनकी ड्यूटी माननीय अध्यक्ष जी ने लगाई है इस कार्य में, BLA 1 BLA 2 बनाने की ड्यूटी में, उन सबको हृदय की गहराइयों से साधुवाद और आभार, धन्यवाद ज्ञापित करना चाहती हूँ समस्त कांग्रेस जनों की तरफ से कि आपने वाकई हमें गौरवान्वित किया है और बहुत ही लगन के साथ आप काम कर रहे हैं। वही मैं भाजपा से कहना चाहती हूँ कि आपने खरगोश और कछुए की कहानी सुनी होगी। आप निश्चित रूप से आज अहंकार में आ रहे हैं और आप कह रहे हैं कि कांग्रेस को तो बस्ते पर बैठने वाला नहीं मिलेगा और ये कहीं BLA 1 BLA 2 नजर नहीं आएंगे, लेकिन आप भूल रहे हैं कि जन क्रांति या जन चेतना इसी तरह से पैदा हुई थी। आपके अराजक कार्यकाल से, अन्यायपूर्ण और अत्याचारी कार्यकाल से इतना आजिज आ चुकी है हर राजनीतिक पार्टी और जनता कि इस वक्त तो करो या मरो की स्थिति है हमारी। तो कहीं ना कहीं पूरा दमखम लगा रखा है सभी कार्यकर्ताओं ने। और जो खाई है, मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये जो आंकड़े जारी किए ये कांग्रेस ने नहीं किए, ये आंकड़े जारी किए राज्य निर्वाचन आयोग ने। तो भाजपा के किसी भी प्रवक्ता को यदि शिकायत करनी है या आईना दिखाना है तो राज्य निर्वाचन आयोग जाए। दूसरा, जो प्रतिशत की खाई है आपस में, कांग्रेस के प्रतिशत BLA 2 के, BLA 1 के और भाजपा के, वो इतनी बड़ी खाई है, कोई 2-4% का अंतर नहीं है, बहुत बड़ी खाई है। तो इससे पता लगता है कि कांग्रेस में काम करने वाले। देहरादून के शैक्षणिक संस्थानों में मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के विशेष
मंत्री प्रोफेसर कन्हैया त्रिपाठी ने महत्वपूर्ण दौरा किया है। उन्होंने दून मेडिकल कॉलेज में प्रशासन और चिकित्साओं के साथ समीक्षा बैठक की है। इस दौरान उन्होंने संस्थान में जेंडर इक्वालिटी और मानवाधिकारों को बढ़ावा देने के प्रयासों पर संतोष व्यक्त किया है। प्रोफेसर त्रिपाठी ने मेडिकल शिक्षा में छात्रों, शिक्षकों और डॉक्टरों के बीच बेहतर संवाद को अनिवार्य बताया। निरीक्षण में पाया गया कि कॉलेज में कोई मानवाधिकार संबंधी शिकायत लंबित नहीं है। मेडिकल कॉलेज में बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, बहुत अच्छी हैं और इन्होंने खुद जो है बहुत से सेल्फ इनिशिएटिव लिए हैं मानवाधिकारों के लिए। और प्रिंसिपल और यहाँ के सभी ऑफिशियल्स और डॉक्टर्स के साथ हमारी मीटिंग हुई और सभी ने ये बात मानी कि जो हमें आपकी तरफ से सलाह मिल रही है हम उसको अपने यहाँ इम्प्लीमेंट करेंगे। खासकर ह्यूमन राइट एजुकेशन एंड जेंडर इक्वलिटी को लेकर के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के एज ए स्पेशल मॉनिटर के रूप में जो मैंने बातचीत की और सभी लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया है। और मुझे सबसे अच्छी बात यहाँ की ये लगी कि इन लोगों की तरफ से खुद बेस्ट प्रैक्टिसेस हो रहे हैं और हम चाहते हैं कि उसको और भी माइन्यूटली किस तरीके से हम आगे ले जा सकते हैं और यहाँ के टीचर, स्टूडेंट्स और जो यहाँ के सर्जन्स हैं उनके बीच में जो कम्युनिकेशन और भी बेहतर हो सकते हैं। आज हमारे पास ह्यूमन राइट्स कमीशन से प्रोफेसर कन्हैया त्रिपाठी जो स्पेशल मेंटर आए हैं और उन्होंने यहाँ पे पूरा इंस्पेक्शन किया और यहाँ पे हम लोग के संग सारी फैकल्टी के संग वार्ता करी। तो उन्होंने जो हमें कुछ बातें बताई, जैसे कि उनका ये मंतव्य था कि कोई ह्यूमन राइट्स कमीशन पे कोई हम प्रोग्राम या हम 3 महीने में उस पर एक हम लोग की मीटिंग होनी चाहिए और क्या हम कोई कोर्स बना सकते हैं। और वो यहाँ पे जो भी यहाँ पे कार्यक्रम चल रहे हैं जैसे मेंटर मेंटी प्रोग्राम है, एंटी रैगिंग स्क्वाड्स हैं, उसको लेके जब चर्चा हुई तो उसको लेके वो काफ़ी प्रसन्न और उनको अच्छा लगा कि हाँ यह सब कॉलेज अपने लेवल पे खुद से ही कर रहा है। तो उन्होंने ये भी साझा किया कि वो चाहेंगे कि ऐसे जो अच्छे प्रोग्राम्स हमारे कॉलेज में चल रहे हैं वो पूरे देश में उनको चलाया जाए। और उन्होंने जो भी हमारी फैकल्टी से अच्छे से इंटरेक्शन किया और उनको यहाँ पे उनको ओवरऑल उनका जो फीडबैक था उनको लगा कि वो हमारे कॉलेज के कार्य से संतुष्ट थे। एक सर मैम पौड़ी में मंडल मुख्यालय पर डीएफओ महतीम यादव ने जनपदवासियों को होली पर्व की शुभकामनाएं दी। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि होली आपसी भाईचारे, प्रेम और सौहार्द का प्रतीक है जिसे हर्षोल्लास के साथ मनाना चाहिए, लेकिन साथ ही पर्यावरण और वनों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखना हमारी जिम्मेदारी है। महतीम यादव ने अपील की है कि वर्तमान समय फायर सीजन का है और होली के दौरान कुछ लोग जंगलों में पिकनिक मनाने जाते हैं जिससे आग लगने की आशंका बढ़ जाती है। उन्होंने सभी से अपील की है कि होली का पर्व आनंद के साथ मनाएं, लेकिन ये सुनिश्चित करें कि किसी भी प्रकार से पर्यावरण को नुकसान ना हो। सर्वप्रथम तो होली की मैं सभी को अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं और मेरा यही सबसे निवेदन है कि होली का त्यौहार सभी लोग खुशी से मनाएं, आपसी सौहार्द से मनाएं। और इस उपलक्ष्य में जो हमारा फायर सीजन भी धीरे धीरे प्रारंभ हो रहा है क्योंकि मौसम कुछ समय से सूखा है और जंगलों को भी सुरक्षित रखें, जंगलों में किसी प्रकार की वनाग्नि की घटनाएं न हो। अगर कहीं ऐसी कोई घटना होती है तो वन विभाग की टीम को सूचित करें तथा सूचित करके हमारा वनाग्नि रोकथाम में हमारा पूर्ण सहयोग दें। हम सभी क्षेत्रवासियों के इस संबंध में आभारी रहेंगे। जैसे होली के दिन लोग अपने गांव से बाहर वन क्षेत्रों में भी घूमते हैं, जश्न मनाते हैं। मेरा सबसे यही निवेदन है कि वन क्षेत्रों में जाएं लेकिन समूह में जाएं और वन क्षेत्रों में किसी भी प्रकार के अगर कुछ हम वन क्षेत्रों के आसपास यदि अलावा जलाते हैं या कोई खाने का सामान भी पकाते हैं तो उसको आग को पूरी तरीके से बुझा कर जाएं, मिट्टी में उसको दबा कर जाएं ताकि वो आग हवा से दोबारा फैले नहीं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोग
अपने घर से दूर खेतों में या वन पंचायत क्षेत्र में या वहाँ पर छोटी सी आग जलाकर खाना भी बनाते हैं, जो पार्टी करने की परंपरा रहती है, और उसके बाद उस आग को खुला छोड़ देते हैं। तो मेरा सभी से यही निवेदन है कि ठीक है, त्यौहार को अपने तरीके से मनाएं, जश्न को मनाएं, लेकिन ऐसी स्थिति में जो आग है उसको पूरी तरीके से। राजधानी देहरादून में रिस्पना और पिंदाल नदियों पर प्रस्तावित एलिवेटेड रोड को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को हटाने के लिए नोटिस भेजे जा रहे हैं। इस बीच स्थानीय भाजपा विधायक खजान दास ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर इन लोगों को अवैध कहकर हटाया गया तो हम भी अवैध है, क्योंकि हमने ही इन क्षेत्रों में बिजली, पानी और सड़क जैसी सुविधाएं मुहैया कराई है। विधायक ने बताया कि किसी भी कार्रवाई से पहले पुनर्वास और वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए। जो 114 के करीब घर चिन्हित हुए हैं, उनको शिफ्ट करने की बात हो रही है, लगता है कि तरीका से। देखिए, हमने बस्तियों में सड़कें भी बना दी है, बिजली पानी भी दे दिया है, और दोष हम ही लोगों का है। अगर अवैध आज बोलते हैं तो फिर हम ही अवैध है कि हम लोगों ने उनको सारी व्यवस्थाएं वहां पे करवा दी। अब यदि एलिवेटेड सड़क हमारी बनती है तो उसमें शिफ्टिंग का करना पड़ेगा। पहले उतने परिवार हैं, उनको कहीं ना कहीं जगह देनी पड़ेगी, शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आखिरकार इंसान है, इंसानियत के नाते हम सबको ये देखना भी है। और मैं तो चाहूँगा कि ठीक बात है कि ट्रैफिक का जिस प्रकार से बाहर पड़ रहा है देहरादून शहर के अंदर, एलिवेटेड रोड बनना जरूरी है, किंतु उससे पहले हम उन लोगों की चिंता करें जो उस क्षेत्र में रह रहे हैं, जो बस्तियों में अपने दिन गुजार रहे हैं, इसलिए उसकी चिंता पहले करनी है। फिलहाल आज के बुलेटिन में इतना ही, और आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।